श्री राहुल कंवल, सीईओ एंड एडिटर इन चीफ, और हमारे डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मौजूद सारे हमारे इंडस्ट्री लीडर्स, पत्रकार मित्रों, देवियों व सज्जनों, एनडीटीवी डिफेंस कॉन्क्लेव में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पिछली बार की तुलना में इस बार के आयोजन का स्केल मुझे कुछ बढ़ा हुआ लग रहा है। एक डिफेंस कॉन्क्लेव आयोजित करने में इससे बढ़िया टाइमिंग मैं समझता हूं कि और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। यहाँ एक और भारत की सेनाओं ने अभी कुछ ही महीने पहले पूरी दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में कई स्थानों पर आज संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि ट्रेड को भी लेकर एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। आज के डिफेंस कॉन्क्लेव की थीम है वॉरफेयर इन द 21st सेंचुरी। इस थीम के अंतर्गत किस तरह आत्मनिर्भर भारत अभियान और भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को मजबूत यह करने जा रहा है, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं समय की भी मर्यादा है, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में आप सबके सामने रखने की कोशिश करूंगा। साथियों, आज जब हम सब 2025 में हैं, 21st सेंचुरी का पहला क्वार्टर पूरा कर चुके हैं, तो ऐसे में इतिहास की ओर भी एक बार हमें देखना होगा, ताकि हम अपने अतीत को सीख लेकर वर्तमान की परिस्थितियों को व्यापक दृष्टि से समझ पाएं। आप में से बहुत लोगों को वह ट्रांजिशन पीरियड याद होगा जब दुनिया 1999 से 2020 में जा रही थी। वह वर्ष मैं मानता हूं पूरी सेंचुरी का ट्रांजिशन था, और साथ ही साथ चुनौतियां क्या होती हैं यह हमें तब समझ में आता है जब पुरानी चुनौतियों से हम नई चुनौतियों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, समय बीतने के साथ पुरानी चुनौतियां हमें छोटी लगने लगती हैं। जैसे एक समय था जब दुनिया Y2K प्रॉब्लम से जूझ रही थी। Y2K प्रॉब्लम के बारे में मैं समझता हूं कि आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे, सुना होगा या पढ़ा होगा। जो एक कंप्यूटर ग्लिच था जिसमें वर्ष 2000 के बाद कई कंप्यूटर सिस्टम के फेल हो जाने की आशंका थी। उस समय वह मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखें तो हमें समझ में आता है असली चैलेंजेस कहीं उससे बड़े थे। असली चुनौतियां तो उसके बाद आई हैं, जब इस मौजूदा सेंचुरी में जीवन के स्तर पर बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। साथियों, अगर यदि मैं इस सेंचुरी की बात करूं तो मेरा यह मानना है यह अब तक की सबसे डिसरप्टिव सेंचुरी रही है, और यह वह सेंचुरी है जिसमें हमने कोविड महामारी जैसी बड़ी चुनौती दी। एक समय ऐसा भी आया जब पूरा विश्व एक लॉकडाउन हो गया। आतंकवाद ने भी इस सदी में भयावह रूप दिखाया और पूरे विश्व को इसने दहला दिया। जियोपॉलिटिकल दृष्टि से देखें तो रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट का संकट और अफ्रीका के देशों में आंतरिक संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि इंस्टेबिलिटी सिर्फ किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे विश्व पर वह अपना असर डालती है। वहीं आप टेक्नोलॉजी की तरफ नजर डालें तो टेक्नोलॉजी ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया है। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब हमारे जीवन और सुरक्षा के केंद्र में आ गए हैं। और आज यह दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हर दिन नई चुनौतियां हमारे सामने आ खड़ी हो रही हैं। चाहे पैंडेमिक्स हो, चाहे टेररिज्म हो या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, हर मोर्चे पर मैं मानता हूं कि यह सदी अभी तक की सबसे ज़्यादा अस्थिर और चुनौतीपूर्ण साबित हुई है।
ऐसी परिस्थितियों में अगर हम आज की स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मनिर्भरता आज के समय में कोई विकल्प नहीं है। आत्मनिर्भरता केवल एक एडवांटेज नहीं है, बल्कि यह एक नेसेसिटी बन चुकी है। पहले हम इसे एक प्रिविलेज के रूप में देखते थे, लेकिन आज यह सर्वाइवल और प्रोग्रेस की शर्त है, ऐसा मैं मानता हूं। आज की शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डिफेंस के क्षेत्र में बाहरी डिपेंडेंसी अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान स्थिति में हमारे इकोनॉमी और हमारी सिक्योरिटी दोनों के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है। वैसे सही कहूं तो हमें और विकल्प चाहिए भी नहीं थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार का हमेशा से यही मानना रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से ही हम अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी को मजबूत रख सकते हैं, और यही दृष्टिकोण हमें आने वाले भविष्य में सुरक्षित भी रखेगा और हमें दुनिया की उभरती हुई शक्तियों में अग्रणी स्थान भी दिलाएगा। साथियों, हमारा यही दृष्टिकोण आज हमारे हर निर्णय में दिख रहा है। आप देख रहे होंगे इस दुनिया में क्या उथल पुथल चल रही है। एक किस्म का प्रोटेक्शनरिज्म हमें सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस की तरफ देखने को मिल रहा है। ट्रेड वार और टैरिफ वार की स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। किसी समय एडमंड बर्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था, ये स्टेट इन द गाइज ऑफ मर्चेंट। और आज की दुनिया में स्टेट जिस तरह व्यापारियों जैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे में उनका यह कोट थोड़े चेंज के साथ ये मर्चेंट इन द गाइज ऑफ स्टेट बन गया है। साथियों, लेकिन इन तमाम बातों के बीच मैं प्रधानमंत्री जी की उस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, हम कभी भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। साथियों, कोई भी देश जब भी आगे बढ़ता है उसके साथ साथ कुछ देशों के साथ उसके विचार मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ देशों के साथ उसके विचार नहीं भी मिलते हैं। जिनके साथ विचार मिलते हैं वह आमतौर पर उन्हें फ्रेंडली नेशन समझा जाता है, और जिनके साथ विचार नहीं मिलते हैं उन्हें आमतौर पर एडवर्सरी समझा जाता है। लेकिन आप सबने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां आपने सुनी होंगी कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। साथियों, भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का, अपने देशवासियों का यह इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, और हम किसी भी कीमत पर अपने देश के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी दबाव डाला जाए, भारत अपने किसानों, अपने व्यवसायियों, दुकानदारों, पशुपालकों और आम नागरिकों को हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता ही रहेगा। साथियों, हम सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जितना दबाव पड़ता है उतना ही चट्टान मजबूत होता जाता है, और मुझे लग रहा है कि भारत पर जितना दबाव डाला जाएगा, भारत उतने ही मजबूत चट्टान के रूप में निखर कर सामने आएगा। हमारी नीति, हमारी रणनीति, हमारी आत्मनिर्भरता किसी भी ग्लोबल दबाव के बावजूद अडिग है और स्थिर रहेगी। साथियों, मैं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप का मूल्यांकन उसके विजन से होता है। 2014 में हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो अभियान शुरू किया, उसकी अहमियत आज हमें और ज़्यादा महसूस हो रही है। साथियों, शुरू से ही हमने आत्मनिर्भरता के अपने दृष्टिकोण को एक कम्प्रहेंसिव रूप में देखा है। इसमें हमारे संपन्न राष्ट्र की कल्पना भी निहित है, चाहे वह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के विकास का क्षेत्र हो। देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ यह मैं कह सकता हूं कि रक्षा क्षेत्र में यह दृष्टिकोण एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। मैं आपका ध्यान इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर दिलाना चाहूँगा। यदि आप डिफेंस
मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि 18वीं सेंचुरी में स्थापित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने एक लंबे समय तक भारत की जो डिफेंस नेसेसिटीज़ होती थी, रक्षा आवश्यकताएं होती थी, उनको पूरा करने में अपना एक अहम योगदान दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यह सिस्टम एक कॉलोनियल लिगेसी और ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक का यह प्रतीक बनता चला गया। इसलिए जब हम सरकार में आए तो हमने इस ढांचे को लिक्विडेट करते हुए उसे 7 इंडिपेंडेंट डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में परिवर्तित किया। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं था, बल्कि 200 वर्षों की कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्ति का भी यह प्रतीक था। अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने गुलामी की सोच से मुक्ति का जो संकल्प लिया था, यह कदम उसी दूरदर्शी दृष्टि का ही परिणाम था। आपको यह जानकर खुशी होगी, जो OFBs 2019 और 20 में लगभग 3000 करोड़ के घाटे में चल रही थी, नुकसान में चल रही थी, उनका टर्न अराउंड हो चुका है। 2024-25 में कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स ने 1625 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ अर्जित किया है। साथियों, पुरानी व्यवस्थाओं से चिपके रहकर हम नए भारत की आकांक्षाओं को किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सेनाओं को रीऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट करने का एक साहसिक निर्णय भी लिया है। यह केवल रिफॉर्म नहीं, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक विजन था। और इसी क्रम में हमने अपने सशस्त्र बलों में महिला शक्ति को शामिल करने का भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज हमारे देश की बेटियां समुद्र की लहरों में नौसेना की ताकत को बढ़ा रही हैं, आसमान में लड़ाकू विमानों की कॉकपिट संभाल रही हैं, पहाड़ों और जंगलों में दुश्मन से मोर्चा ले रही हैं और रेगिस्तान की तपिश में भी भारत के तिरंगे की वह रक्षा कर रही हैं। साथियों, रक्षा रणनीति में आत्मनिर्भरता की सोच कोई आज की नहीं है। 10 साल पहले से हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते। हालांकि उस समय हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत लिमिटेड था और हम इम्पॉर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर के लिए लगभग पूरी तरह से इंपोर्ट्स पर निर्भर थे। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम में प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कोई खास भागीदारी नहीं थी। यह सब कुछ केवल पब्लिक सेक्टर तक सीमित था। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर पर्याप्त फोकस नहीं था। यही कारण था कि चाहे कन्वेंशनल इक्विपमेंट या एमिनिशन हो या फिर क्रिटिकल इक्विपमेंट और कटिंग एज सिस्टम्स, दोनों ही के लिए हमारे बाहरी देशों की ओर हमें देखना पड़ता था। इससे न केवल कास्ट बढ़ती थी, बल्कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी स्वाभाविक रूप से पैदा होती थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती थी और इसी चुनौती ने हमें नई सोच और नए रिफॉर्म्स की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया है। साथियों, हमारे प्रयासों ने आज न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाई है, बल्कि इंडिजिनाइजेशन की कमिटमेंट को मजबूती भी दी है। हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो आप देखिए, 2014 में जहां हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 700 करोड़ रुपए से भी कम था, आज वह बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है। और यह दिखाता है कि भारत अब केवल बायर नहीं है, बल्कि भारत अब एक्सपोर्टर बन चुका है। जाहिर सी बात है कि इसमें केवल पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज का योगदान नहीं है, बल्कि यह प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और हमारे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स की कड़ी मेहनत का भी यह परिणाम है। और साथियों, आज डिफेंस के क्षेत्र में जिस प्रकार से हाई टेक इनपुट्स का तेजी से
प्रचलन बढ़ रहा है वो हम सबके लिए एक चैलेंज के रूप में उभर कर सामने आया है। इसलिए हमने इस बात को रियलाइज़ किया है कि हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू और इनोवेशन का एक ऐसा कल्चर तैयार करना होगा जो कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड के साथ compete कर सके। अगर हम इस क्षेत्र में बढ़त बनने का स्वप्न देखते हैं तो इस विजन के तहत DRDO हो, हमारे डिफेंस स्टार्टअप्स हों या MSMEs हों, सबको एक साथ लेकर हमने एक फॉरवर्ड लुकिंग इकोसिस्टम बनाने का भी प्रयास किया है। साथियों, आज पूरे देश में इनोवेशन की एक नई बयार चल रही है। अनेक ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। सरकार ने भी कई बड़े पॉलिसी चेंजेस किए हैं। डिफेंस लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान हमने बनाई है। FDI की सीमा 74% तक बढ़ाई है और मेक इन इंडिया की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने सरल किया है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स स्थापित किए गए हैं और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसकी पूरी संभावना है कि हम इन कॉरिडोर्स को अन्य राज्यों में भी एक्सपेंड करें। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। और साथियों, अब तक हमने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी जारी की है, जिसके अंतर्गत यह फैसला किया गया है कि करीब 5,500 से अधिक ऐसी वस्तुएं अब इंपोर्ट नहीं की जाएंगी, बल्कि उन्हें एक तय सीमा के अंदर भारत में ही, भारत की धरती पर ही उन्हें बनाया जाएगा। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब तक 3,000 से अधिक आइटम्स जिन्हें पहले इंपोर्ट किया जाता था, अब भारत में स्वदेशी रूप से बनाई जा रही हैं और वारशिप्स के निर्माण में भी हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुके हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हम अपने सारे वारशिप्स अपने देश में, अपनी जमीन पर ही बना रहे हैं। साथियों, सारे कदम सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत के निर्माण की नींव है जो अपनी सुरक्षा को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। डिफेंस सेक्टर आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एक एफिशिएंट इकोसिस्टम बन चुका है और यही वह सोच है जो भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हुए विश्व मंच पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। साथियों, आमतौर पर हम ये पहले से सोच कर चलते हैं कि डिफेंस सेक्टर केवल बॉर्डर और सुरक्षा का क्षेत्र है। आम सोच तो यही रहती है कि डिफेंस सेक्टर सिर्फ सीमाओं की रक्षा और सैन्य बल की मजबूती तक ही यह सीमित है, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। आज रक्षा क्षेत्र न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है, बल्कि हमारी इकोनॉमी को सशक्त बनाने और उसके भविष्य को सुरक्षित रहने वाला स्तंभ भी यह बन चुका है। यह केवल लोगों की सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा या बॉर्डर्स की रक्षा भर नहीं है, बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी के संरक्षण और सुरक्षा का भी जिम्मेदार यह सेक्टर बन रहा है। साथियों, आज के समय में डिफेंस सेक्टर जॉब्स क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और हाई इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक महत्वपूर्ण और बड़ा जनरेटर है। भारत में लाखों लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एलाइड इंडस्ट्रीज से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि कुछ समय पहले तक तो डिफेंस सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल इकोनॉमी का हिस्सा तक नहीं माना जाता था। इसे मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर के तौर पर ही देखा जाता था और सिक्योरिटी पर हुए इन्वेस्टमेंट का कोई इकोनॉमिक असेसमेंट भी नहीं होता था। लेकिन आज कैपिटल और टेक्नोलॉजी के बड़े वेक्टर के रूप में डिफेंस एक एक्सपेंडिचर का विषय नहीं रहा है, बल्कि अपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के कारण यह इकोनॉमिक्स का विषय बन चुका है, जिसे हम डिफेंस इकोनॉमिक्स का टाइटल दे सकते हैं। साथियों, जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल या आईटी सेक्टर अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, उसी तरह डिफेंस सेक्टर भी आज एक ग्रोथ मल्टीप्लायर की भूमिका निभा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी लगातार ये बढ़ता जा रहा है।
यह केवल नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के दृष्टिकोण से भी एक गेम चेंजर है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, मैं आपके सामने स्कीम्स तो नहीं गिनाना चाहता, लेकिन इतना जरूर बतलाना चाहता हूं कि आज भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन हासिल कर लिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़ी बात यह है कि इसमें चौथाई योगदान 1/4 कंट्रीब्यूशन ये प्राइवेट सेक्टर का है, और यह अचीवमेंट केवल वास्तविकता भर नहीं है बल्कि एक नए उभरते हुए भारत की यह तस्वीर है, ऐसा मैं मानता हूं। जैसा कि हम सभी अनुभव करते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम तभी मजबूत बनता है जब उसमें सभी स्टेक होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन हो। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स सभी मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही सिनर्जी भारत को 100% आत्मनिर्भर बनाएगी। और मैं इस बात को और भी बल देकर कह सकता हूं कि अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी और प्रिपेयर्डनेस का एक नमूना देखा है। हमारी फोर्सेज ने अपने स्वदेशी इक्विपमेंट के साथ अपने टारगेट्स पर जिस प्रकार पॉजिटिव स्ट्राइक्स किया है, वह दिखाता है कि एक विजन, लंबी तैयारी और कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर दिखने में तो केवल कुछ दिनों का युद्ध और भारत की विजय तथा पाकिस्तान की पराजय की कहानी यह लगती है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की रणनीतिक तैयारी और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की एक लंबी भूमिका रही है। जैसे कोई एथलीट दौड़ में कुछ सेकंड में जीत हासिल कर लेता है, लेकिन उसके पीछे महीनों सालों की उसकी कड़ी मेहनत होती है, वैसे ही हमारी फोर्सेज ने अपनी वर्षों की तैयारी, कड़ी मेहनत और स्वदेशी उपकरणों के साथ चुने हुए लक्ष्यों को प्रभावित किया है। साथियों, वर्षों की तपस्या रंग लाती है। पोखरण 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है, उसके बाद जो प्रतिबंध और चुनौती हमारे सामने आई थी, उसे हमने अपनी स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, राडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन के माध्यम से पार किया है। यह केवल हमारी सैन्य क्षमता की ताकत ही नहीं दिखाता, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत महज कुछ ही मिनटों में दुश्मन को मात दे सकता है, लेकिन मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि ये आइसोलेटेड इफोर्ट्स नहीं है, ये सब एक ज्वाइंट और इंटीग्रेटेड विजन का हिस्सा है। हमारा मकसद ये है कि भारत की डिफेंस आर्किटेक्चर किसी अनसर्टेन फॉरेन इंटरफेरेंस और डिपेंडेंट न रहे, बल्कि हमारे अपने लोगों की कैपेबिलिटीज पर यह पूरी तरह से आधारित हो। यह हमारी कोशिश है। इसके लिए हमने इंडस्ट्री और एकेडमिया को भी एक्टिवली इंगेज किया है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और दूसरे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ हम कई रिसर्च इनिशिएटिव्स भी चला रहे हैं। इसके लिए आर्म फोर्सेस की इंडिजिनस रिसर्च और डेवलपमेंट बजट को भी बढ़ाया गया है। इसको और अधिक बढ़ाने पर हम गंभीरतापूर्वक इस समय विचार कर रहे हैं। साथियों, इसके अलावा हम आईडेक्स प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडस्ट्रीज की एक्टिव पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। आईडेक्स स्कीम ने थोड़े ही समय में हमारे डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। हम सब जानते हैं कि हमारे युवा कितने इनोवेटिव हैं, कितने मेहनती हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि अब तक उन्हें कोई ऐसा मंच ही नहीं मिला था कि वह डिफेंस सेक्टर में ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा दे पाएं। सामर्थ्य होने के बावजूद केवल मंच की कमी होने के कारण हमारे युवाओं की प्रतिभा निखर कर सामने नहीं आ पाती थी, लेकिन अब स्थितियां काफी हद तक बदल चुकी हैं। साथियों, अब हम खुद
उनके सामने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं और उन्हें हम मौका दे रहे हैं कि आप आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपना इनोवेशन दिखाइए, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सरकार आपके साथ खड़ी है। आज हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आईडेक्स के तहत हमारे युवा वो सारे सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करा रहे हैं जिनके लिए हम एक समय दूसरे देशों पर अथवा दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट थे। साथियों, चाहे नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना हो या पहले से एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स को बढ़ाना हो, हम डिफेंस सेक्टर में लगातार इन चीज़ों पर इस समय ध्यान दे रहे हैं। परंतु आज इस महत्वपूर्ण मंच से मैं कुछ गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म्स की बात आपके सामने ज़रूर करना चाहूँगा। साथियों, आप सबने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुदर्शन चक्र मिशन की बात की है, जिसके तहत आने वाले 10 सालों में देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को कंप्लीट एरियल सिक्योरिटी प्रदान की जाए, और एक ऐसी सिक्योरिटी जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही टेक्नोलॉजी से लैस हो। जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, आज के युद्धों में एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का महत्व भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ऐसे में सुदर्शन चक्र मिशन निश्चित रूप से इस दिशा में एक गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। इसके लिए पहला कदम तो हमने यही उठाया है कि अभी 23 अगस्त 2025 को DRDO द्वारा इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, जिसके बारे में समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा। और इस परीक्षण ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए एक साथ 3 टारगेट्स को अपना निशाना बनाया है। और इस सिस्टम के लॉन्च होने से मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सुदर्शन चक्र का जो संकल्प है उसे साकार करने की दिशा में हम काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि सुदर्शन चक्र को पूरी तरह एक्टिवेट करने में अभी समय लगेगा, मगर रक्षा मंत्रालय ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। साथियों, एक और नया प्रयास हम देश के अंदर स्वदेशी एरो इंजन के डेवलपमेंट का भी कर रहे हैं। एक लंबे समय से इस क्रिटिकल एरिया में कुछ बहुत अधिक सफलता हमें नहीं हासिल हो पाई थी, लेकिन अब हमने वह बीड़ा उठाया है कि हम एक शक्तिशाली एरो इंजन को डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगे। और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस संदर्भ में हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही इसके लिए कार्य जमीनी स्तर पर आपको दिखने लग जाएगा। साथियों, एक समय था जब डिफेंस सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट को लेकर हमसे यह सवाल होता था, कैन वी बिल्ड दिस? लेकिन अब यह सवाल बदल गया है। अब सवाल पूछा जाता है, हाउ सून कैन यू बी डिप्लॉयड? एक और उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अभी महज 2 दिन पहले देश ने दो फ्रंटलाइन फ्रिगेट्स INS हिमगिरी और INS उदयगिरी के कमीशनिंग को भी देखा है। मैं स्वयं उसकी कमीशनिंग के लिए गया था। एडवांस वेपन सेक्टर और कम्पैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लैस ये स्टील्थ वारफेयर शिप्स पूरी तरह से भारत में बनाई गई है। और ये वारशिप न सिर्फ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, बल्कि इनके अंदर ऐसी क्षमता है कि दुश्मन के राडार को भी चकमा दे सकती हैं। और ये वारशिप वर्ल्ड क्लास की हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन ओशन रीजन में भारत की जो स्थिति है इस समय, उसको और मजबूत बनाने में इन दोनों वारशिप्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नौसेना यानी हमारी इंडियन नेवी ने संकल्प लिया है कि अब उनका हर वारशिप भारत में ही बनेगा। अब ये कोई भी वारशिप दुनिया के दूसरे देशों से अब खरीदेंगे नहीं। यह संकल्प हमारी इंडियन नेवी ने भी लिया है। साथियों, जिस आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की बात मैं कर रहा हूं, उसे प्रोटेक्शनरिज्म की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। आमतौर पर सेल्फ रिलायंस और प्रोटेक्शनिज्म को सिनोनिम की तरह देखा जाता है, परंतु डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस किसी प्रोटेक्शनिज्म का मुद्दा है ही नहीं।
बल्कि यह सॉवरेंटी का एक मुद्दा है और यह नेशनल ऑटोनॉमी का भी मुद्दा है। और यही नहीं, बल्कि मैं यह मानता हूं यह भारत के आत्मविश्वास का भी मुद्दा है। साथियों, युवाओं का यह देश, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का यह देश, भरपूर ऊर्जा का यह देश जब पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है तो यह अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है जहां पूरी दुनिया रुक कर, कुछ ठहर कर और पीछे मुड़कर देखती है। यही वह शक्ति है जो अलग अलग गुटों से, अलग अलग खेमों से और अलग अलग क्षेत्रों से आ रही चुनौतियों का सामना करने की ताकत हमें देता है। इसलिए साथियों, आज जो हमने आत्मनिर्भर भारत, इंडिया डिफेंस स्ट्रेटजी पर चर्चा की, वह केवल नारा नहीं है, अपितु भारत के भविष्य का यह एक रोड मैप है। यह भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की प्रगति की यह गारंटी भी है। आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी करेगा, बल्कि दुनिया के देशों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर भी बनेगा। और आज यहाँ इस डिफेंस समिट में मैं समझता हूँ हम सबका यह दायित्व है कि हम इस सोच को और मजबूत करें। एनडीटीवी ने इस विषय को मंच देकर मैं मानता हूँ कि एक महत्वपूर्ण पहल की है और मुझे विश्वास है कि यह डिस्कशन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोड मैप भी तैयार करेगा। साथियों, यह डिफेंस कॉन्क्लेव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए आयोजित किया गया है। आप सब मीडिया से जुड़े बड़े प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं एक और बात आपसे यहाँ पर करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियाँ कोई रोजमर्रा की चीज़ नहीं होती है। यह बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है जिसमें देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ साथ लोगों की जान माल को भी खतरा होता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाया, लेकिन इस तरह के अनुभव का सामना भी हमारे लिए रोजमर्रा की यह बात नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो उस दौरान हमें उसकी सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखना है। मीडिया को तो वैसे भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसलिए जब देश युद्ध या संघर्ष की स्थिति में होता है तब मीडिया की भूमिका मैं मानता हूं और संवेदनशील हो जाती है। आप सबकी एक छोटी सी रिपोर्ट लाखों लोगों के मनोबल को ऊपर उठा सकती है और कभी कभी अनजाने में मनोबल को चोट भी पहुंचा सकती है। अनजाने की बात मैं कर रहा हूँ, अनजाने में चोट भी पहुंचा सकती है। ऐसे में एक छोटी सी चूक भी हमारे सैनिकों के जीवन और हमारी रणनीति पर यह भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि युद्ध काल या युद्ध जैसी परिस्थितियों में मीडिया अपनी आज़ादी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का भी ध्यान रखे। आज़ादी और जिम्मेदारी यदि दोनों अगर साथ साथ चलें तो मीडिया और लोकतंत्र के प्रहरी होने के साथ साथ देश की सुरक्षा का भी प्रहरी मीडिया बन जाता है। इन्हीं विचारों और शुभकामनाओं के साथ मैं आयोजकों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ कि आखिर किस तरीके से भारत जो है वो रक्षा क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और ये प्रगति जो है वो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जिसमें मेक इन इंडिया का लक्ष्य जो है वो सरकार किस तरीके से आगे डिफेंस सेक्टर में पूरा कर रही है। राजनाथ सिंह ने समिट में बताया कि कैसे वैश्विक अस्थिरता जैसे ट्रेड वॉर की जो पृष्ठभूमि है उसमें आत्मनिर्भरता एक विकल्प नहीं बल्कि अस्तित्व की जरूरत बन गया है। इस सदी में आतंकवाद से निपटना है। इस सदी में रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट संकट जैसी स्थिति में भारत कैसे अडिग रहेगा। टैरिफ वॉर की स्थिति गंभीर होती जा रही है और इस सदी में हमने कोविड की चुनौती भी देखी। इन तमाम बातों का जिक्र राजनाथ सिंह ने किया। स्थिति में हमारी इकोनॉमी और हमारी सिक्योरिटी दोनों के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है। वैसे सही कहूं तो हमें और विकल्प चाहिए भी नहीं थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार का हमेशा से यही मानना रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से ही हम अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को मजबूत
रख सकते हैं। और यही दृष्टिकोण हमें आने वाले भविष्य में सुरक्षित भी रखेगा और हमें दुनिया की उभरती हुई शक्तियों में अग्रणी स्थान भी दिलाएगा। साथियों, हमारा यही दृष्टिकोण आज हमारे हर निर्णय में दिख रहा है। आप देख रहे होंगे इस दुनिया में क्या उथल पुथल चल रही है। एक किस्म का प्रोटेक्शनरिज्म हमें सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस की तरफ देखने को मिल रहा है। ट्रेड वार और टैरिफ वार की स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। किसी समय एडमंड बर्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था, ये स्टेट इन द गाइज ऑफ मर्चेंट। और आज की दुनिया में स्टेट जिस तरह व्यापारियों जैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे में उनका यह कोट थोड़े चेंज के साथ ये मर्चेंट इन द गाइज ऑफ स्टेट बन गया है। साथियों, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में प्रधानमंत्री जी की उस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, हम कभी भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे।